कैथल पहुंचे हैं, क्या विषय है, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं अपने साथियों और अपनी ओर से आप सभी प्रेस के साथियों का यहाँ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। यह प्रेस वार्ता एक बहुत ही गंभीर विषय को संपूर्ण हरियाणा के समक्ष रखने के लिए बुलाई गई है। विषय है बेरोजगारी। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी व माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी को न प्रदेश के युवाओं की कुछ पड़ी है, न उनकी बेरोजगारी दिख रही है, न पीड़ा दिख रही है, न दर्द दिख रहा है, न कुछ दिख रहा है, ना ही वे इसका समाधान करना चाहते हैं। वे शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपाकर ये कहना चाहते हैं कि कोई समस्या ही नहीं है, ताकि उन्हें कोई समाधान ना करना पड़े। आती हूं विषय पर, बेरोजगारी। सबसे पहले देश की स्थिति बताऊंगी 3 बिंदुओं में। पहला, वित्त वर्ष 2023 में प्राइवेट नौकरियों में 30% की गिरावट हुई है। दूसरा, स्टार्टअप निवेश में 36% की गिरावट। व तीसरा, सरकारी नौकरियों में 30 लाख पद खाली। ये बड़ी भयावह स्थिति है देश की। आते हैं हरियाणा के ऊपर। हरियाणा में और भी बुरा हाल है। पिछले 2.5 से 3 सालों से यदि हम CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े उठाकर देखें तो हम 37.4% बेरोजगारी पर खड़े थे जनवरी 2023 में। पिछले 2.5 से 3 सालों में हम हमेशा ही 20 से 25% का आंकड़ा बेरोजगारी का क्रॉस करते आए हैं, जो कि बहुत भयंकर है, भयावह है। ऐसे में 2019 से कोई भी बड़ी भर्ती का न होना अपने आप में युवाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा अत्याचार है। अब इलेक्शन आने वाले हैं तो आनन फानन में बड़ी बड़ी भर्तियां लेकर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, और ये घोषणाएं ना अत्याचार हैं। सच बताऊं कैसे, 2019 से सभी बड़ी भर्तियां यह कहकर रखी गई कि CET के अंतर्गत करवाया जाएगा। CET क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक अम्ब्रेला टेस्ट की तरह होगा, जैसे कि ग्रुप सी की सारी भर्तियां, जैसे कि चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, 12वीं बेस्ड हो, ग्रेजुएशन बेस्ड हो, उन सभी को एक कॉमन एग्जामिनेशन के थ्रू लिया जाएगा, वो है CET। इसका कुछ प्रारूप यूं रहेगा कि CET पहले एक पेपर लिया जाएगा, उसको जो क्वालिफाई करेगा उसका दूसरा पेपर लिया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा व फिर रिजल्ट दिया जाएगा। अब CET का पहला पेपर 5 व 6 नवंबर 2022 को 4 शिफ्ट में लिया गया। 11,22,000 युवाओं ने इसके लिए आवेदन किया। CET का रिजल्ट 10 जनवरी 2023 को आया, जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया। यह है अपारदर्शिता का पहला उदाहरण। जो सरकार पारदर्शिता चिल्लाती रहती है, उन्होंने इतना बड़ा रिजल्ट पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाला? 11,22,000 लोगों ने आवेदन किया था ना, पहली चीज। दूसरी, 3,59,000 अभ्यर्थियों ने यह पेपर उत्तीर्ण किया। प्रश्न पत्र में त्रुटियां थी। त्रुटियों के लिए अभ्यर्थियों ने प्रति प्रश्न 100 रुपए देकर उन्होंने अपने लगाए, ऑब्जेक्शंस लगाए, लेकिन रिवाइज्ड की को सार्वजनिक नहीं किया गया, ना ही रिजल्ट दिया गया। यह था अपारदर्शिता का दूसरा बड़ा उदाहरण कि आप प्रति प्रश्न लेकिन मुझे दूसरा बिंदु, 4 गुना ही क्यों? 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना या 20 गुना क्यों नहीं?
हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश व राजस्थान में पोस्ट के 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाता है। वहां भी ऐसा ही सीईटी जैसा एग्जाम होता है और वहां 15 गुना लेते हैं। हरियाणा में जहां बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, वहां 4 गुना का क्यों? सेंटर में भी जितने एसएससी बैंकिंग के एग्जाम होते हैं वहां 10, 12, 15, 20 गुना लेते हैं, लेकिन हरियाणा में 4 गुना क्यों रखा है? तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, टेक्निकल पोस्ट है जैसे जेई है या सैनिटरी इंस्पेक्टर है या जेएससी है या असिस्टेंट लाइनमैन है, आर्किटेक्चर असिस्टेंट है, इन सबको एक नॉन टेक्निकल पेपर सीईटी से कैसे आंक रहे हैं आप? आपको कैसे पता कि इस नॉन टेक्निकल पेपर से आंक के कोई अच्छा जेई बनेगा या कोई अच्छा जेएससी बनेगा या कोई अच्छा आर्किटेक्चर असिस्टेंट बनेगा? आप कैसे इसको कह सकते हैं? ये तो वही बात हुई ना कि अरिजीत सिंह और आप इनको कहें विराट कोहली को कि तुम एरोप्लेन उड़ा के दिखाओ, तो उनकी योग्यताएं तो अलग अलग है। तो अलग अलग योग्यताओं वाले इंसान से आप एक ही पेपर करवा के कैसे कह सकते हैं कि वे सही होंगे या ठीक होंगे? उन्हें आगे तो आप बैठने का मौका दे नहीं रहे हैं। इन्होंने क्या किया? 12th बेस्ड, ग्रेजुएशन बेस्ड, इंजीनियरिंग वाले, मेडिकल वाले सभी से एक पेपर दिलवा लिया और उनसे अब आगे उनकी पोस्ट का, मान लीजिए जेई की यदि 10 पोस्टें निकलती हैं तो 40 बच्चों को ही अलाउ किया जाएगा, क्योंकि पोस्ट का 4 गुना लेना है अगला एग्जाम देने के लिए। लेकिन जेई की क्या पता योग्यता रखते हो 10,000 बच्चे, तो कहां जाएंगे बाकी के बच्चे? क्या करेंगे वो बेरोजगार बच्चे? आपसे क्या मांग रहे हैं? पेपर में बैठने का मौका, और इसे चैलेंज कर चुके एग्जामिनेशन से पहले कोर्ट में भी। तो सरकार अपने इतना अड़ियल रुख क्यों अपनाए बैठी है? चौथा बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, जिन अभ्यर्थियों के अंक 47.50 से कम थे, 47.50 एक क्वालिफाइंग अंक थे, जिनके इससे कम अंक थे उन्हें भी उत्तीर्ण दिखाया गया। 38 अंक वाले को, 40 वाले को, 42 वाले को, 45 वाले को उत्तीर्ण दिखाया गया। क्यों? 47.50 पे कट ऑफ। तो जिन अभ्यर्थियों ने सोशियो इकोनॉमिक के अंक छोड़े थे या जिन अभ्यर्थियों ने सोशियो इकोनॉमिक के अंक क्लेम किए थे, उनके ना अंक हटाए गए ना घटाए गए। अधिकतर बच्चों के साथ ऐसा किया गया है। क्यों? 5 अंक क्या थोड़े होते हैं? आप बढ़ा भी रहे हो, आप घटा भी रहे हो। और एक और मैं आपको बात बता दूं, हरियाणा के अभ्यर्थियों को वो 5 अंक लेने के लिए पीपीपी आईडी और पता नहीं कितनी 70 तरीके की परमिशन दिखानी है, लेकिन हरियाणा से बाहर के युवाओं को वो 5 अंक धड़ल्ले से दिए जा रहे हैं, उनके लिए कोई वेरिफिकेशन नहीं है। हरियाणा से बाहर के अभ्यर्थियों को 5 अंक देंगे। इसमें ईडब्ल्यूएस और ईएसएम, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी के बहुत सारे अभ्यर्थियों को जनरल कैटेगरी में दर्शाया गया है। क्या करें वो अभ्यर्थी? ये चीजें चेंज करवाने के लिए क्या कोर्ट जाएं? क्योंकि वो कमीशन के धक्के तो खा चुके हैं। आप इन चीजों को चेंज नहीं करेंगे तो एक जो योग्य बच्चा है वो बाहर निकल जाएगा, रह जाएगा। फेक सोशियो इकोनॉमिक अंकों का बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फेक सोशियो इकोनॉमिक अंक ले रखे हैं। अब इस रिजल्ट के आधार पर यदि उनको 4 गुना में ले लिया जाता है तो जो असल बच्चा होगा वो कहाँ जाएगा? उसको कहाँ रखेंगे आप? और जो नॉर्मलाइजेशन का आपने फॉर्मूला लगाया वो कैसे लगाया है? कितने अंक किसके बढ़ाए, कितने अंक किसके घटाए, नॉर्मलाइज्ड अंक कितने थे और रॉन्ग कितने थे, ये सब बताएं। लेकिन वही है ना कि अब अपारदर्शी सरकार है, केवल पारदर्शिता के नारे लगाती है, कुछ नहीं करती है। इसमें 5वां बिंदु, बिना रिजल्ट रिवाइज किए, बिना रिवाइज किए दिए इन्होंने क्या किया? पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल क्यों जारी किया जब आपने पहले चीजें ही चेंज नहीं की थी? और उसमें भी भयंकर त्रुटियां मिली हैं। त्रुटियां कैसी मिली कि इन्होंने क्या किया कि जिसके कट ऑफ से कम अंक थे, यदि मैं डिप्टी रेंजर की बात करूं 76 थे, तो 71 वाले को बुला रहे हैं, 68 वाले को बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? पब्लिक डोमेन में वो चीज आ गई थी, बच्चे आपसे खींच के ले आए थे कोर्ट से, तो वहां बच्चे मिलान कर रहे हैं, लेकिन बुला रहे हैं। या तो ये इनकी इनएफिशिएंसी है या चालाकी है, ना उसे ठीक कर रहे हैं, ठीक करने का नाम लेते हो तो। इसमें 6वां बिंदु इंपॉर्टेंट, पीएमटी में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में एक बड़ा विचित्र चीज सामने देखने को आई कि महिलाओं की चेस्ट नापने का प्रावधान इसमें दिया गया है, जो कि गलत है। हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है उस चीज की। हरियाणा में हमारी जितनी लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पे पोस्ट है हरियाणा में, चाहे वो आपकी डीएसपी है या कांस्टेबल है या एसआई है, पुलिस की पोस्ट, या हम सेंटर में देखें आईपीएस है या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस है, वहां पे महिलाओं की चेस्ट नहीं नापी जाती है। एंड आई एम सॉरी, महिलाओं की चेस्ट नहीं होती है, ब्रेस्ट होती है। तो उसमें मैनिपुलेशन का पूरा खतरा है। आप किसी भी उस पैमाने को ऊपर नीचे करके किसी बच्ची को बाहर निकाल सकते हो, और वो कोर्ट भी नहीं जा सकती है, क्योंकि इस चीज के साथ सोशल स्टिग्मा जुड़ा आता है। तो जरूरत क्या है आपको? जम्मू एंड कश्मीर में नहीं कराते हैं, एनडीए में नहीं कराते हैं, पुलिस की ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं कराते हैं, आप क्यों करा रहे हैं? जब ये इस मामले ने तूल पकड़ा और जब इस मामले के ऊपर बहुत ज्यादा बड़े बड़े विपक्ष के नेताओं ने भी बोला, तब सरकार का ये रुख था। उन्होंने कहा कि ये तो 1998 से रूल चला आ रहा है, पिछली सरकारों ने चला रखा है, हमने थोड़े चलाया, इसलिए हम भी नहीं हटाते हैं। तो ये बड़ी बेवकूफाना स्टेटमेंट लगी मुझे, और पल्ला झाड़ नीति के तहत लगी कि आप क्यों पल्ला झाड़ रहे हैं? आपको यदि गलत लगता है तो आप इसे चेंज करें। हाँ, मिलिट्री में इसको नापा जाता है लंग कैपेसिटी जानने के लिए, लेकिन लंग कैपेसिटी जानने के और भी तरीके हैं, और हमारे यहाँ पे जरूरत ही नहीं। हमारे यहाँ फॉरेस्ट कितने हैं बताए जरा, फॉरेस्ट मिनिस्टर बताए कितने % फॉरेस्ट है, और डिप्टी रेंजर की नेचर ऑफ जॉब क्या है, ये सवाल मैं उनके ऊपर छोड़ती हूँ कि वो इस चीज को बताए। तो हमारे यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, वो हटा सकते हैं, यदि उन्हें गलत लगता है तो हटाना चाहिए, इसे नहीं कैरी ऑन करना चाहिए। तो यहाँ मैं आप सबके माध्यम से एक चीज बोलना चाहती हूँ कि युवाओं की स्थिति बड़ी गंभीर है।
युवा करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। कट ऑफ से कम अंकों वालों को बुला लेते हैं, कैटेगरीज चेंज कर देते हैं, इतनी सारी भर्तियां हैं, लेकिन बच्चों को 32,000 ही लगाने हैं ना। बच्चों को देने दो पेपर, क्यों नहीं अलाउ कर रहे? होप क्यों छीन रहे हो उनसे? 4 साल तक आपने हर एक पेपर ये कह के रद्द कर दिया सीईटी में करवाएंगे, आप क्यों नहीं देने दे रहे हो? उनको देने दो, ये करने दो, लेकिन नहीं करें। सरकार के पास ना पैसे की कमी है, ना पावर की कमी है, ना ही घमंड की कमी है। इनकी हठधर्मिता के चलते लाखों युवा होपलेस हो रहे हैं। या तो नशे की तरफ जा रहे हैं या डोंकी में विदेश जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी है। लेकिन ये बेरोजगारी मानने को तैयार नहीं है। कहते कहाँ है बेरोजगारी? पीपीपी के आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वहां बेरोजगारी के कॉलम में इंडस्ट्रियल लेबर दिखा देते हैं, फिर विधानसभा में बोलते हैं अरे हमने तो पीपीपी के आंकड़े देखे और वहां पे तो इतनी बेरोजगारी है। सीएमआई तो झूठा है, वो तो कांग्रेस की संस्था है। ऐसे सब आरोप लगाए जाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब को कहूंगी, मीडिया साथियों को भी कहूंगी कि आप जाएं, लाइब्रेरीज में जाएं। यहां मैं कैथल की लाइब्रेरीज में जाके आई, कल जाके आई हूं। सैकड़ों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं है। 2 लाख सरकारी पद खाली हैं, 4 लाख सैंक्शन स्ट्रेंथ है। क्यों नहीं भरते हो? भरो। और भरना तो दूर, आप तो अलाउ ही नहीं कर रहे हो बच्चों को वहां बैठने के लिए। बोलने को मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, बेरोजगारों के इतने मुद्दे हैं कि शायद पूरा दिन लग जाए। तो अपने आप को एक इस सीईटी के मुद्दे तक सीमित रखते हुए और इसी की बात करते हुए मैं मनोहर लाल खट्टर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा जी से एक चीज कहना चाहती हूँ हाथ जोड़कर, कि या तो आप सीईटी क्वालिफाई कर दें या मैं एक युवा अधिकार यात्रा निकालूंगी। ब्रह्म सरोवर 19 जुलाई ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र से सुबह 9 बजे हवन करके, और ये यात्रा 20 जुलाई को सीएम आवास पर जाकर खत्म होगी। उनको बड़े प्रेम पूर्वक, बहुत शांति पूर्ण तरीके से, सत्य के लिए आग्रह करते हुए हम ये यात्रा निकालने वाले हैं। इसमें सारे सीईटी के मेरे भाई बहनों सबको आग्रह करती हूँ कि आप सब आए। इसमें सारी राजनीतिक पार्टियों से भी आग्रह करती हूँ कि हमारे तिरंगे के नीचे आए। सामाजिक संगठनों से आग्रह करती हूं कि आप सब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि ये हमारे प्रदेश के युवाओं के हक की बात है। आप सब इसमें आए। हमने कुरुक्षेत्र इसलिए चुना क्योंकि कुरुक्षेत्र है धर्म नगरी। हम हमारे राजा कौन का राजधर्म याद करवाने के लिए जा रहे हैं कि आप गलत हैं, आप सोच नहीं रहे हैं युवाओं के बारे में बिल्कुल भी, और आपको आपका राजधर्म याद दिलाते हुए हम कहना चाहते हैं कि धर्म की कोई बात करें, बच्चों के भविष्य की बात करें, उनके रोजगार की बात करें। तो ये यात्रा मैडम कहाँ से होती है और कहाँ से निकलेगी ये यात्रा? जी, ये 19 जुलाई को हम शुरू करेंगे ब्रह्म सरोवर से। सुबह 9 बजे हवन करेंगे पहले, फिर संकल्प लेंगे, और फिर ये यात्रा सीधे जीटी रोड से होती हुई नीलोखेड़ी रात्रि ठहराव रहेगा, और फिर नीलोखेड़ी से सुबह 20 को हम शुरू करके करनाल सीएम आवास तक जाएंगे। पद यात्रा है जी, ये पद यात्रा रहेगी, पैदल यात्रा रहेगी। मैडम सीएम का बयान आता है कि 15 गुना जो सीईटी क्वालिफाइड बच्चे का एग्जाम लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर 4 गुना। देखिए, उन्होंने ना बयान ही देते रहते हैं। मैं ये कह तो रही हूँ, ये ना नाम की सरकार है, काम की सरकार तो बनी नहीं रही है। 15 गुना लेंगे, 8 गुना लेंगे, अगला सीईटी करवा लेते हैं, फिर उनको भी साथ जोड़ लेंगे, फिर कहते नहीं 4 गुना ही लेंगे। तो ये बार बार बयान ही बदल रहे हैं, बस बच्चों को आस देते हैं तोड़ देते हैं, आस देते तोड़ देते हैं। इसके रिगार्डिंग आपने किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी बच्चों से अपील की है कि हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो? मैं आपके माध्यम से पहले अपील कर रही हूँ। कल मैंने कुरुक्षेत्र भी अपील की है, खैर, लेकिन यहाँ कैथल भी मैं ये अपील करने के लिए आई हूँ। मैम, सीईटी को लेकर आप काफी आंदोलन कर चुके हैं, काफी प्रदर्शन युवा कर चुके हैं, लेकिन सरकार की मंशा कहाँ देखते? क्यों नहीं सरकार इसको कर पा रही, और क्यों नहीं बच्चों को जो मुझे ऐसा लगता है ये सवाल ना आपको सरकार से करना चाहिए, क्योंकि इसका आंदोलन मैंने पंचकुला भी किया था, और वहां मैं पैदल यात्रा करना चाह रही थी ह्यूमन चेन बना के बड़े शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन वहां भी ना गिरफ्तारी देनी पड़ी। वहां पुलिस ने आके रोक लिया था, वहां गिरफ्तारी दी है। वो कुछ मतलब इस मामले में सुनना ही नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। आप लोगों को उनसे ये हालात तो अब भी हो सकते हैं, जब आप कुरुक्षेत्र से पद यात्रा निकालेंगे तो ये हालात अब भी हो सकते हैं। हम तिरंगे के नीचे यदि यात्रा निकालते फिर भी हमें रोका जाता है, तो ये देखिए प्रजातंत्र में हो क्या रहा है कि हम अपनी बात भी नहीं कह सकते, शांतिपूर्वक तरीके से नहीं कह सकते। हम कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम चुपचाप पैदल चल रहे हैं। यदि वो कहते हैं ह्यूमन चेन बना के चलो, तो हम वैसे भी चलने के लिए तैयार है, तिरंगा हाथ में लेके चल रहे हैं। सीएम आवास पर क्या प्रोग्राम होगा? कोई ज्ञापन दिया जाएगा या कुछ? ज्ञापन देंगे हम उन्हें, सीएम साहब को। शुक्रिया।